जय हिंद दोस्तों और हमारे प्रिय विद्यार्थियों। आज एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग का क्यूब एंड क्यूबॉइड अर्थात घन और घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ये रीजनिंग के दोनों पार्ट्स में आ जाते हैं, वर्बल में भी और नॉन वर्बल में। अगर फिगर काउंट करने की बात हो तो घन घनाभ के क्वेश्चन को हम लोग नॉन वर्बल में भी पढ़ते हैं, और क्वेश्चन बनाने की बात हो वर्बली तो इसे हम लोग वर्बल में पढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप एक बार गौर से देखें, जो चीज़ मैंने बोर्ड पर लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी विद्यार्थी हैं इसे ध्यान से देखेंगे। हालांकि ये चीज़ आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसे एक बार आप ध्यान से देखें, हो सकता है आपको कुछ बारीकियां समझ में आए या सीखने को मिले। आइए हम लोग लेसन के पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड्स अर्थात घन और घनाभ। तो पहली बात ये कि घन और घनाभ हम किसे कहते हैं। तो कोई भी त्रिविमीय संरचना से घिरा हुआ एरिया जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सम्मिलित हो उसको हम घन और घनाभ कहते हैं। शर्त ये कि यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे हम घन कहते हैं, और उनमें से कोई भी एक भुजा विषम हो तो हम घनाभ कहेंगे। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए। तीनों भुजाएं समान हो तो हम घन कहेंगे, लंबाई बराबर ऊंचाई बराबर चौड़ाई तीनों समान हो तो हम घन कहेंगे। यदि उन तीनों में से कोई एक विषम हो तो हम घनाभ कहेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम हमने रखा है घन और घनाभ। इस फिगर को आप ध्यान से देखें। मैंने एक घन का फिगर बनाया है, इसे आप घनाभ भी समझ सकते हैं। तो आपके आसपास मौजूद बहुत सी ऐसी चित्र होते हैं जहां आप ऐसे चीज़ों को देखते हैं, जैसे ईंट हो गया या मिठाई का डब्बा हो गया या मेरे हाथ में ये डस्टर है। ये घनाभ का एक एग्जाम्पल है कि ये घनाभ है। ठीक, तो पहले हम इसके संरचनाओं को समझें कि इसके संरचनाओं में सतह क्या होता है, कोना क्या होता है और किनारा क्या होता है। तो सतह, घन को गौर से देखें तो 6 सतह होते हैं। सतह जिस पर हम खड़े हो जाएं, ठीक, जिन चीज़ों पर हम खड़े हो जाएं या हम कुछ रख लें उसे हम सतह कहते हैं। सरफेस, जैसे रूम का एक निचला सरफेस होता है, एक ऊपरी सरफेस होता है, एक बैक, एक फ्रंट, फिर एक लेफ्ट साइड, फिर एक राइट साइड। ठीक उसी प्रकार अगर आप अपनी कल्पनाओं को थोड़ा सा बढ़ाएं तो इस घन के फिगर को ध्यान से देखें। इसमें 6 सतह होंगे, एक ऊपरी, एक निचली, एक सामने, एक पीछे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। टोटल 6 सतह, जिसे हम फलक भी कहते हैं। गौर से बोर्ड पर ध्यान से देखें, मैंने जितने शब्द इस्तेमाल हुए हैं मैंने उनका जिक्र किया है। 6 सतह या फलक, इंग्लिश में इसे हम सरफेस कहते हैं। कोना, जहां तीनों डायमेंशन यानी विमाएं, जहां तीनों विमाएं अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आकर मिलते हैं। जैसे आप यहां देखें कि यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलती है। तो जहां तीनों लाइन आपस में आकर मिले उसे हम कोना कहते हैं। तो फिगर को एक बार और ध्यान में आप केंद्रित करें, कंसंट्रेट हो, तो आपको पता ये चलेगा। ये बहुत साधारण सी बात है, आप इसे अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। तो जहां हम घन को देख रहे हैं या घनाभ को देख रहे हैं तो कोना 8 होता है। तो कोना 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे 8। किनारा, इस घन में या घनाभ में किनारे जहां 2 सतह मिलते हैं, जहां 2 सतह मिलते हैं उसे हम किनारा कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देखिए, ये सतह और एक ये सतह आपस में आकर इस एज पर मिल रहे हैं, इसे हम किनारा कहेंगे। इस हिंदी में
किनारा, इसे इंग्लिश में हम साइड या एज भी बोल सकते हैं। आप इस एज को कोना या शीर्ष में ना लेकर जाएं। ध्यान से, आप इस एज को कोना या शीर्ष में ना लेकर जाएं। ध्यान रहे बातों का कि इस किनारा को इंग्लिश में हम साइड बोलते हैं या एज बोलते हैं। कोना हमारा एक कॉर्नर होता है या फिर वर्टिसेस होता है। फिगर को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यहाँ से बहुत सारा सहायता आपको मिलता है। जब आप क्षेत्रमिति पढ़ते हैं या मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो आपको ये एक टॉपिक मिलता है पढ़ने को, जहाँ आप घन और घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं या आयतन निकालते हैं। तो उस समय आपको फिगर अपने दिमाग में कंसीडर करना पड़ता है, इमेज बनाना पड़ता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको ये गणित में भी हेल्प करता है और रीजनिंग में तो बखूबी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हेल्प करता है ये। इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो हमें ये अभी तक मालूम ये चला कि किसी भी घन और घनाभ में 6 सतह, 8 कोना और 12 किनारा होता है। इन चीज़ों को अगर गौर से देखें आप तो एक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, एक गुण देखने को मिलता है। ध्यान से इन चीज़ों को देखिए, 6, 8, 12। फिर से थोड़ा सा पीछे हम आते हैं। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि घन और घनाभ एक त्रिविमीय संरचना है जिसमें 3 विमाएं आपस में मिलकर ऐसी संरचना बनाती हैं। वो 3 विमाएं 3 रेखाखंड से मिलकर बनती है, रेखाखंड से मिलकर बनती है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। अर्थात एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक आपकी ऊंचाई होता है। ये तीनों लाइन सेगमेंट जब मिलते हैं, जब ये तीनों विमाएं आपस में मिलते हैं तो ये एक प्रकार की ये संरचना उत्पन्न होती है या बनता है। तो जब भी लाइन सेगमेंट से त्रिविमीय संरचना बने, ध्यान से बात को सुनिए मेरे, जब भी लाइन सेगमेंट से त्रिविमीय या अर्थात 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बने, जब भी लाइन सेगमेंट से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बने तो इनके बीच एक खास तरह की प्रॉपर्टीज पैटर्न फॉलो करती है। मैं बार बार पैटर्न का जिक्र करता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बार बार पैटर्न का जिक्र करता हूँ, क्योंकि पूरी पढ़ाई आपके पैटर्न पे है। जब तक आप अपने पढ़ाई को समझेंगे नहीं कि पैटर्न कैसे चल रहा है, तब तक आप इसको फील नहीं कर पाएंगे और यहाँ जुड़ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि हर चीज़ रटा नहीं जा सकता है। ये कॉमन सेंस है और ये एक इंटेलेक्चुअल है कि आप इससे जुड़िए, देखिए इन चीज़ों को। तो एक पैटर्न मिलेगा आप कि जब भी ऐसे त्रिविमीय संरचना जिनको लाइन सेगमेंट से बनाते हैं, रेखाखंड से बनाते हैं, यदि उनका आप सरफेस जोड़ दें, कॉर्नर जोड़ दें और एज घटा दें तो हमेशा रिजल्ट 2 आता है, हमेशा रिजल्ट 2 आता है। ध्यान से देखिए, सरफेस 6, कॉर्नर 8, एज 12, देन रिजल्ट 2। यहाँ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि जब 6 में 8 हम जोड़ेंगे तो 14 होगा और इससे अगर 12 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये एक ज़बरदस्त पैटर्न है त्रिविमीय अर्थात 3 डायमेंशनल रेखाखंडों से मिलकर बनने वाली संरचनाओं का। आप स्क्वायर पिरामिड पे भी ऐसा लगा सकते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड पर भी ये लगा सकते हैं, आप कई जगह लगा सकते हैं, पेंटागन पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पंचविमीय पिरामिड हो वहाँ भी आप लगाकर इसको चेक कर सकते हैं अगर डाउट हो तो। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर गलत है या सही है। तो इसे आप प्रैक्टिस करें थोड़ा, इस पर कई बार एग्ज़ाम में सवाल आ जाता है और मुझे ये एक छोटी सी चीज़ मालूम नहीं होती और हम लोग सवाल छोड़ के चले आते हैं कि वहाँ पर इन 3 अननोन में से किसी 2 की जानकारी दी रहेगी और तीसरा आपसे पूछ देगा। तो ये चैप्टर तो है रीजनिंग का हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन गणित से भी संबंधित है ये, क्योंकि आपको क्षेत्रमिति भी पढ़ना है, आयतन भी पढ़ना है और बहुत कुछ पढ़ना है। तो इसको आप एक बार बढ़िया से अपने दिमाग के अंदर कंसीडर करिए, सोचिए, इमेजिन बनाइए। इमेजिनेशन इज़ बेटर देन नॉलेज। जितना आप सोचेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक। तो अभी तक मैंने जो बताया वो आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जब हम
इस घन और घनाभ के फिगर में आते हैं तो ये फिगर आपको दिख रहा है। इस सतह को सामने वाली सतह बोलते हैं। इसे हम सामने का सतह या फ्रंट सरफेस कह सकते हैं। सामने, इसके जस्ट पीछे को हम लोग बैक सरफेस कह सकते हैं। जो ऊपरी सतह है उसे हम लोग टॉप सरफेस कह सकते हैं। जो निचली सतह है उसे हम लोग बॉटम सरफेस कह सकते हैं। और जो दाहिने हैं उसे हम लोग साइड सरफेस, राइट साइड सरफेस, लेफ्ट साइड सरफेस कह सकते हैं। अर्थात ये दोनों साइड सरफेस हैं, अर्थात राइट साइड सरफेस या लेफ्ट साइड सरफेस। फिर से गणित के कुछ शब्दों पर हम आते हैं, मैथमेटिकल वर्ड्स पे कुछ आते हैं कि यदि आपने क्षेत्रमिति पढ़ा होगा या आपने आयतन निकाली होगी तो आपको एक वर्ड बार बार आया होगा जिसे हम विकर्ण कहते हैं, डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल अक्सर हम ऐसे इस फिगर को ड्रॉ करते हैं कि सर यदि ये स्क्वायर है तो दिस लाइन इज डायगोनल, और चूंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री एंड दिस इज हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये डायगोनल है, विकर्ण। तो यहां अगर आपसे पूछा जाए कि विकर्ण घनों में कितने प्रकार के होते हैं, तो विकर्ण घनों में एक सतह विकर्ण होता है। ध्यान से देखिएगा, एक सतह विकर्ण मैंने ऑलरेडी पहले से लिख लिया है, सतह विकर्ण यानी सरफेस डायगोनल। तो सतह विकर्ण मतलब जिनको सतह पर खींचा जाए, वो विकर्ण जिनको सतह पर खींचा जाए यानी सतह पर ड्रॉ किया जाए, अर्थात ये ऑलरेडी मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। एक दूसरा विकर्ण इसी में होता है, कभी कभी ये शब्द हिंदी के क्वेश्चन में इंग्लिश में ही लिखा रहता है, बॉडी डायगोनल। कभी कभी आप इसे नहीं समझ पाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ी डायगोनल क्या है। तो बड़ी डायगोनल कभी कभी हिंदी के क्वेश्चन में हिंदी में ही ऐसे ही लिखा रहेगा, बॉडी डायगोनल, और ये कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो क्वेश्चन में। तो बड़ी डायगोनल क्या है? तो बड़ी डायगोनल जो इसके बॉटम से और सामने वाले के टॉप से, अर्थात पूरा त्रिविमीय स्ट्रक्चर, एक प्लेन, जैसे घर का ये निचली कोना और एक ऊपरी कोना, उस साइड का ऊपरी कोना, अर्थात सामने वाला जो फ्रंट सरफेस है उसका बॉटम, कोई एक बॉटम, या तो राइट साइड का या फिर लेफ्ट साइड का, और जो बैक सरफेस है उसका टॉप बॉटम, टॉप कोन, कोई भी, अगर इधर का है तो ये इधर आएगा और अगर ये इधर का है तो ये इधर जाएगा। आप समझ सकते हैं, फिगर को मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो विकर्ण होगा, इस विकर्ण को हम लोग बोलेंगे बॉडी डायगोनल, जो बीच से निकले, जो बीच से जाए, अर्थात सरफेस पर जो आप डायगोनल खींचते हैं उसे हम लोग सरफेस डायगोनल यानी सतह विकर्ण कहते हैं, और जो बीच में आप डायगोनल खींचते हैं उसे हम लोग बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिलहाल आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि कैसे ये क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ चीज़ ड्रॉ किया है और आपके लिए मैंने छोड़ा है कि आप इस पैटर्न को जज करें, और जज करने के बाद आप खुद मुझे रिजल्ट बताएं कि क्या आ सकता है। फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी। ये टॉपिक घन और घनाभ से संबंधित है, आप इसे गौर से देखते रहें, और अगर इम्पोर्टेंट हो, लगे कि हाँ मैं यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ, तो कॉपी कलम अपने साथ लेकर बैठें, शायद कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिले यहाँ से, और आप ले लें इसे। मैं तो यही कहूँगा कि यही बेहतर रहेगा।
तो फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी को ध्यान से देखें तो मैंने बीच में एक कटिंग की है, एक कट किया है। ये कट एक खास डायरेक्शन में है, दूसरा कट भी इसी डायरेक्शन में है, जैसे आप पनीर को चाकू से काटते हैं, ठीक। तो आप समझिए कि आपका एक पनीर है जो ठोस घनाभ की तरह, और आप उसको चाकू से ऐसे काट रहे हैं खास डायरेक्शन में, खास प्लेन में। मैंने दूसरा प्लेन यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, ध्यान से देखिए, मैंने दूसरा सतह यहाँ ड्रॉ नहीं किया, मैंने ऐसे काटा है, ठीक। तो पहले फिगर को मैंने एक कट किया, नंबर ऑफ कट एक, तो नंबर ऑफ पीस कितने मिलेंगे? 2। आप देख सकते हैं एक इधर होगा और एक इधर होगा। दूसरे फिगर में मैंने नंबर ऑफ कट 2 किया है, अर्थात इसी डायरेक्शन में मैंने 2 बार कट किया है, तो नंबर ऑफ पीसेस मुझे 3 मिले हैं, 1 2 3। अगले फिगर पे आप देखें कि फिर मैंने इसी सतह पे इसी डायरेक्शन में मैंने नंबर ऑफ कट को बढ़ा दिया है। तो फिर से आप अगर इसको देखें ध्यान से तो ये बताइए कितना होगा? तो नंबर ऑफ कट 3 है इसी डायरेक्शन में, इसी के अलोंग, तो नंबर ऑफ पीसेस 4 मिल रहा है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इसी के अलोंग, इसी के डायरेक्शन में अगर नंबर ऑफ कट्स n हो, अगर नंबर ऑफ कट्स n हो, तो नंबर ऑफ पीसेस बता दीजिए कितना मिलेगा। सो सिंपल कि नंबर ऑफ पीसेस n+1 मिलेगा। एनी डाउट? नंबर ऑफ पीसेस 1 मिलेगा, नंबर ऑफ पीसेस 1 मिलेगा। इसे फिर से देखें, शायद दिख नहीं रहा बोर्ड पे, तो इसे मैं इधर दिखा देता हूं कि इन तीनों फिगर को जज करने के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ कट n हो तो नंबर ऑफ पीसेस n+1 मिलेगा। मिलेगा ना? मिलेगा सर, मिलेगा, बट ख्याल रखिएगा कब मिलेगा? तब मिलेगा जब हम कट्स किसी खास डायरेक्शन में ही रखें, अर्थात इसके साथ शर्त है। शर्त क्या? कि कट्स किसी एक प्लेन के ही अलोंग सब में होने चाहिए। अच्छा, फिगर बी को देखिए ध्यान से, मैंने बी के नीचे एक और फिगर बना रखा है, दिख रहा है? बना रखा है। मैंने क्या किया है कि फिगर बी में जो मैंने 2 कट्स एक ही दिशाओं में की है, उसमें से एक कट्स की दिशा मैंने बदल दिया है, ओरिएंटेशन मैंने बदल दिया है। आप ध्यान से देखिए, मैंने एक कट को ठीक वैसे ही रखा है, बीच में कर दिया, बस शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, और दूसरे कट्स को मैंने दूसरे के अलोंग कर दिया कुछ इस तरीके से। अर्थात एक कट मैंने ऐसे काटा और दूसरा कट मैंने ऐसे काटा। तो नंबर ऑफ कट यहाँ भी 2 था, नंबर ऑफ कट्स यहाँ भी 2 है, लेकिन अब नंबर ऑफ पीसेस बदल गया। जहां नंबर ऑफ पीसेस 3 था वहां नंबर ऑफ पीसेस 4 हो गया, 4 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? इस चीज को आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जैसे ही आपने नंबर ऑफ कट्स का ओरिएंटेशन बदल दिया, नंबर ऑफ पीसेस की संख्या बढ़ गई। क्योंकि यहां एक कट था तो यहां का ओरिएंटेशन बदलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं आपको इस फिगर पे समझा रहा हूं। ओके, आगे बढ़े। यहां देखिए, यहां मैंने 3 कट्स एक ही डायरेक्शन में किया है, एक ही प्लेन में किया है, तो नंबर ऑफ पीसेस 4 थे। आप ध्यान से देखिए, मैंने सारे कट्स को बराबर इक्वली ओरिएंटेशन में अलग अलग प्लेन में बदल दिया है। एक को मैंने इसी प्लेन में रखा है,
दूसरे का ओरिएंटेशन मैंने ऐसे कर दिया है और तीसरे का ओरिएंटेशन मैंने हॉरिजेंटली कर दिया है। ये दोनों वर्टिकली हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग मानिए या वाई एक्सिस के अलोंग मानिए, तो तीसरा जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे मैंने तीनों डायमेंशन यूज किया है जो आप ऐसे करते हैं, वाई एक्स एंड जेड। इट इज द रिलेशन ऑफ द मैथमेटिक्स, वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से कि वो नंबर ऑफ कट्स जो ऊपर वाले फिगर में थे वहाँ नंबर ऑफ पीसेस 4 था, लेकिन वही नंबर ऑफ कट्स सेम नीचे है लेकिन सबका ओरिएंटेशन बदल गया है, तो नंबर ऑफ पीसेस 8 हो गया है, अर्थात 8 हो गया है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि उसी घन या घनाभ पे यदि मैं नंबर ऑफ कट्स का ओरिएंटेशन इक्वली डिवाइड कर दूं हर डायमेंशन में, तो नंबर ऑफ पीसेस की संख्या बढ़ जाती है। फिर से एक बार कि यदि मैं नंबर ऑफ कट्स दूसरे डायरेक्शन में इक्वली डिवाइड कर दूं, एक इधर से एक इधर से, 3 है तो 3 के ओरिएंटेशन में एक इधर और एक इधर, तो नंबर ऑफ पीसेस की संख्या बढ़ जाती है और वो मैक्सिमम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अर्थात यदि आप किसी ठोस वस्तु को किसी खास डायरेक्शन में काटते हैं तो नंबर ऑफ पीसेस मिनिमम मिलता है, नंबर ऑफ पीसेस मिनिमम है। ये एक ठोस वस्तु है जिसका नंबर ऑफ कट्स 3 है और आपने एक खास डायरेक्शन में कटा है, तो ये जो नंबर ऑफ पीसेस आया फिर ये इसके लिए मिनिमम है। मैक्सिमम कौन होगा? 8। तो कभी कभी सवाल आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि अगर 3 कट हमने लगाए किसी वस्तु पर जो कि ठोस वस्तु हो, तो उस 3 कट से मैक्सिमम कितने पीसेस बनाए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम पीसेस बनाने के लिए, मैक्सिमम पीस बनाने के लिए आपको वो कट्स तीनों डायमेंशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ पहले हम लोगों ने क्या सीखी कि अगर मैं नंबर ऑफ कट्स n करता हूं तो नंबर ऑफ पीसेस n+1 मिलेगा। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए आप कि अगर मैंने इसके अलोंग काटा तो भी 2 पीस मिला, अगर मैं इसके अलोंग काटता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, अगर मैं इसके अलोंग काटता हूँ तो भी 2 पीस मिलेगा, और अगर मैं इसके अलोंग काटता हूँ तो भी 2 पीस मिलेगा। अर्थात तीनों डायमेंशन में अगर आप डिवाइड करते हैं इक्वली नंबर ऑफ कट्स को, तो नंबर ऑफ पीसेस n+1 से इंक्रीज कर जाता है, n+1 से इंक्रीज कर जाता है। फिर से मेरी बात को सुनिए, मैंने ये एक पैटर्न आपको एक डायमेंशन में दिखाया कि यदि मैं ऐसे कट करूं तो नंबर ऑफ पीसेस 1 से इंक्रीज कर जा रहा है। जैसे 1 कट था यहाँ पे तो 2 हो गया, 2 कट था यहाँ पर तो 3 हो गया, 3 कट था यहाँ पर तो 4 हो गया, और अगर 4 कट होगा तो नंबर ऑफ पीसेस 5 हो जाएगा, और अगर 100 कट्स होंगे एक ही डायरेक्शन में तो नंबर ऑफ पीसेस 101 हो जाएगा। यू फॉलो माई पॉइंट्स? और यदि नंबर ऑफ कट्स n होगा तो नंबर ऑफ पीसेस n+1 हो जाएगा, और ये काम हर ओरिएंटेशन में होगा, ये काम हर ओरिएंटेशन में होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब चीज़ों को ध्यान से, एक बार आप इस चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए, और मैं फिर से एक बार पीछे से रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी क्यूब एंड क्यूबाइड्स में 6 सतह होते हैं, 8 कोना होता है, 12 किनारा होता है। फेस वाले डायगोनल को सतह विकर्ण कहते हैं, अंदर वाले डायगोनल को बॉडी डायगोनल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है। बाकी चीज़ों से आप अवगत है, फ्रंट सरफेस, बैक सरफेस, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, राइट सरफेस, लेफ्ट साइड सरफेस, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, surface plus corner minus edge equal to always result gives 2.
और कभी कभी सवाल ये लॉजिकली मतलब एक छोटा सा ज्ञान के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। सरफेस दे देगा, कॉर्नर दे देगा और उधर 2 तो ऑलरेडी आएगा ही, कांस्टेंट है वो, और आपसे बताएगा कि एज बता दीजिए। तो छोटा सा फिगर नहीं रहेगा, वो काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 10 कर देगा इसको, यहाँ पे कुछ और संख्या यहाँ डाल देगा। तो आप थोड़ा सा एक बार इसे देख लीजिए। है तो छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इन पर आप थोड़ा वर्क करिए। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पीछे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ कट्स अगर किसी खास डायरेक्शन में हो तो नंबर ऑफ पीसेस उससे 1 बढ़ जाता है। हमने यहाँ कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रखी है क्योंकि नंबर ऑफ कट का संबंध डायमेंशन से है कि आपने कैसे काटा है, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग या जेड के अलॉन्ग। तो मैंने एक छोटी सी डाटा आपके सामने पेश की है ताकि आप इन चीज़ों को देख के समझ सकें कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने एक्स अलॉन्ग, वाई अलॉन्ग एंड जेड अलॉन्ग ये तीनों डायमेंशन का ड्रॉ मैंने कर दिया है फिगर। अब मैंने कट्स और पीसेस, कट्स पीसेस कट्स पीसेस, तो फिलहाल मैंने 2 डायमेंशन की पॉसिबिलिटीज़ पूरी दिखाई है और तीसरे डायमेंशन की पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। लेट्स बिगिन द स्टार्ट। देखिए, अगर कट्स सिर्फ एक डायमेंशन में मैं 6 रखता हूँ, अर्थात किसी चीज़ को अगर काटना हो तो अगर मैं ऐसे 6 बार काटता हूँ, 1 2 3 4 5 6 इसी डायरेक्शन में, तो नंबर ऑफ पीसेस मुझे कितने मिलेंगे? 7। कुछ देर पहले मैंने इस चीज़ों को बता चुका है कि नंबर ऑफ कट्स अगर n होगा तो नंबर ऑफ पीसेस n+1 होगा। कंडीशन ये कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर 5 कट्स इस डायरेक्शन में रखें और 1 कट y डायरेक्शन में रखें। तो फिर से पीछे आइए आप, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ कट है उससे 1 अधिक नंबर ऑफ पीस होगा, फिर उससे 1 अधिक नंबर ऑफ पीस होगा और फिर इन दोनों को हम गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे ये आप सोचिए। तो 6 दूनी 12, तो नंबर ऑफ पीसेस आपको कितना मिला? 12। सिर्फ एक ओरिएंटेशन चेंज किया, बाकी 5 कट्स मैंने अभी भी उसी के अलॉन्ग रखा है, तो नंबर ऑफ पीस कितने मिले? 12। कोई ये भी कह सकता है कि सर इधर 4 हो और फिर इधर 2 हो, तो नंबर ऑफ कट्स क्या हो जाएंगे? 5। नंबर ऑफ पीसेस कितने हो जाएंगे? 5। ये नंबर ऑफ कट यानी चाकू से काटना भी है और इस पे भी सवाल आते हैं। नंबर ऑफ कट्स 2 हैं तो नंबर ऑफ पीसेस कितने? 3। फिर इनको गुना करेंगे, नंबर ऑफ पीस कितना? 15। एक और पॉसिबिलिटीज बच रहा है कि सर यदि 3-3 हो जाए, तो 3-3 हो जाए तो नंबर ऑफ कट्स यदि 3 है तो नंबर ऑफ पीसेस 4 इस डायरेक्शन में, और फिर नंबर ऑफ कट्स 3 है तो नंबर ऑफ पीसेस 4, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका फिगर मैंने बना रखा, आप थोड़ा देख लीजिए। अब इस फिगर को देख के आप यहाँ जज करिए, यहाँ जज करिए, ये आपका काम है, और नहीं हो पाएगा तो फिर कमेंट करिए मेरे नंबर पे, मैं फिर से ट्राई करूँगा इन चीज़ों को बताने के लिए। तो 4 चौका 16 या 4 × 4 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12। अब इन तीनों को ध्यान से आप देखिए, जो नंबर ऑफ कट्स सिंगल डायरेक्शन में था मैंने उस नंबर ऑफ कट्स को 2 ओरिएंटेशन में बदल दिया, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अगर आप यहाँ से कहते हैं कि सर यहाँ से पॉसिबिलिटीज और बढ़ेगी तो फिर ये पीछे जाएगा, 2 होगा, फिर ये 4 होगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ रखा है। अगर ये फिर 2 होगा और ये 4 होगा तो फिर पॉसिबिलिटीज यही बनेगी, रिपीट हो जाएगा पीछे से। तो इतनी संभावनाएं हैं नंबर ऑफ कट्स 6 को 2 ओरिएंटेशन में काटने का। ध्यान से देखें, अर्थात यदि किसी ठोस घन घनाभ के वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के घन बनाना हो और नंबर ऑफ कट्स 6 दिया हो तो सबसे कम पीसेस 12 बन सकते हैं
और सबसे मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा पीसेस 16 बन सकते हैं। और यदि एक ही ओरिएंटेशन में रखना है तो नंबर ऑफ पीसेस सिर्फ और सिर्फ 7 ही बनेंगे। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं गौर से। अर्थात मैं ये क्या बताना चाहता हूं कि आप नंबर ऑफ कट्स को तीनों डायमेंशन में कोशिश करिए कि इक्वल डिवाइड हो, इक्वल डिवाइड हो, तीनों डायमेंशन में इक्वल डिवाइड हो। जब तीनों डायमेंशन में इक्वल डिवाइड होगा तो नंबर ऑफ पीसेस, घनों की संख्या, नंबर ऑफ पीसेस मैक्सिमम आएंगे। और अगर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में था तो नंबर ऑफ पीसेस कितने आ रहे थे? 7। ध्यान से देखिए, वही कट है 6, वही कट यहां भी है 2, 2 4 और 2 6। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं कि वही कट्स अगर मैं सिंगल डायरेक्शन में रखा तो नंबर ऑफ पीसेस 7, वही कट्स मैंने तीनों ओरिएंटेशन में रखा तो नंबर ऑफ पीसेस 27। बात समझ में आई? तो यदि आपसे कोई ये पूछे कि किसी घन या घनाभ के वस्तु को 9 कट्स में काटकर घन बनाया जाता है तो मैक्सिमम कितने पीस मिल सकते हैं? तो इस 9 कट्स को हम क्या करेंगे? इस 9 कट्स को हम ये करेंगे सर कि 3 जगह बराबर बराबर इक्वल बांटेंगे। आसानी है। 3 जगह बांटने का मतलब क्या? 3 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना। तो हम 9/3 करेंगे, अर्थात प्रत्येक ओरिएंटेशन कितने का होगा? 3 का होगा। अर्थात एक्स ओरिएंटेशन आपका 3, वाई ओरिएंटेशन आपका 3 और जेड ओरिएंटेशन भी आपका 3, यानी नंबर ऑफ कट। और आपको पता है, मैंने पिछले बताया हूँ थोड़ी देर पहले कि नंबर ऑफ कट से ज़्यादा एक ज़्यादा होता है नंबर ऑफ पीस, अर्थात 4 4 4। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। कॉपी कलम लेकर बैठें और अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो इसे आप राइट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि नंबर ऑफ कट्स 9 हो तो मैक्सिमम पीसेस हमें कितने मिल सकते हैं? 64। ये ऑलरेडी मेंशन कर दिया रहेगा कि घन ही बनेगा, और आप ये अक्सर बनाते भी हैं क्वेश्चन। और अगर आपसे ये सवाल पूछे कि नंबर ऑफ कट्स 9 है और मिनिमम पीसेस चाहिए, तो मिनिमम पीसेस का मतलब क्या? किसी एक खास डायरेक्शन में ही वो न कटेगा, ऐसे। तो 9 अगर नंबर ऑफ कट्स है तो मिनिमम पीसेस कितना होगा? 10। तो 10 हो सकता है, मैक्सिमम 64। कैन यू फॉलो माई पॉइंट? तो इस पर आधारित हम लोग आगे कुछ प्रश्न को देखेंगे, उस प्रश्न को हम लोग समझेंगे भी। तो आइए मैं इसे मिटाता हूं फिलहाल। इन नंबर ऑफ कट्स यदि 12 हो, नंबर ऑफ कट्स यदि 12 हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बता दीजिए। सिंपल, सो सिंपल। क्या करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बताने के लिए हमें इस 12 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और एक ओरिएंटेशन में 4 आएगा। अर्थात हम ये कहेंगे कि सर x के अलोंग 4 बार काटेंगे, y के अलोंग 4 बार काटेंगे यानी 4 टाइम्स काटेंगे, और z के अलोंग 4 टाइम्स कट करेंगे, चाकू से काटेंगे या आप जो भी औजार है उससे काटेंगे। और ये नंबर ऑफ पीसेस 1 बढ़ जाएगा 5, नंबर ऑफ पीसेस 1 बढ़ जाएगा 5 और नंबर ऑफ पीसेस 1 बढ़ जाएगा 5। और फिर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार नंबर ऑफ पीसेस
125 आएगा। तो जब आपको सवाल ऐसा दिया रहे तो हम सिंपल करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कट को निकालेंगे और कट से एक संख्या बढ़ाकर आपस में गुना कर देंगे। थोड़ा सा मसला ये फंसता है कि अगर सर क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे हो कि नंबर ऑफ कट्स 10 हो, नंबर ऑफ कट्स 10 हो, और तब आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस बता दीजिए, तो थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे कि अभी तक तो 12 था, फिर पीछे 9 था, तो 3 से डिवाइड हो जाता था सर, ये क्या हो गया कि अचानक से आपने 10 लिख दिया, फिर इस चीज़ को हम लोग कैसे समझें। तो आप ध्यान से देखिए, जो भी कट्स हमने किए हैं इक्वली, उनके बीच का डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जब आप इस नंबर ऑफ कट्स को तीनों डायमेंशन में इक्वली डिवाइड करें तो दो बातें हो सकती है, वो वाली बात नहीं, यहाँ पे दो बात, शर्त, दो। पहला कि आपस में किसी का भी डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं हो, अर्थात पहला अंतर, किन्हीं दो का अंतर एक से ज़्यादा नहीं हो, अर्थात मैं इसे और स्पष्ट शब्दों में लिख दे रहा हूँ, पहला किन्हीं दो का अंतर एक से ज़्यादा ना हो, और 0 हो तो और बेहतर है, जैसे 4 से 4 माइनस 0, 4 से 4 माइनस 0। दूसरा ये कि कोशिश करिए कि किन्हीं दो का अंतर हमेशा 0 हो। तो ये 2 कंडीशन आप फॉलो करिए, सवाल आपके बनेंगे। आइए देखते हैं, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग अबाउट क्यूब एंड क्यूबैड्स? चलिए समझेंगे, सीखेंगे, राइट डाउन करेंगे, कॉपी पे लिखते रहेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को सीखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और शायद आपको ये रीजनिंग में ना मिला हो, पर ये है, क्वेश्चन में भी ना मिला हो सकता है, लेकिन ये इमेजिनेशन है, ऐसा हो सकता है। आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सर आपने बताया था कि हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो 10 में हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो सर ये तो आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो सर इसके कैसे बांटेंगे? तो बांटेंगे वैसे ही, 3, पहला ओरिएंटेशन 3, दूसरा ओरिएंटेशन 3, 3 3 6, तीसरा ओरिएंटेशन 4। अब आप ध्यान से देखिए, किन्हीं दो का अंतर 1 है या 0 है? इन दोनों का अंतर सर 0 है, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है। बस इसी को मेंटेन करके रखना है आपको। तो ये आपके हो गए तीनों ओरिएंटेशन में नंबर ऑफ कट्स। तो नंबर ऑफ पीसेस सो सिंपल, नंबर ऑफ पीसेस 4, नंबर ऑफ पीसेस 4, नंबर ऑफ पीसेस 5 मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ पीसेस मैक्सिमम कितने मिलेंगे? हटा दो क्वेश्चन मार्क, दिख रहा है, या इसे भी मल्टीपल करना पड़ेगा? 80 यानी 80। इंपॉर्टेंट। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो लॉजिकली आप इन चीज़ों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि लॉजिक इसलिए क्योंकि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बना के भेज सकते हैं कि हाँ सर मैंने ये चीज़ को सीखा और सीख लिया, तो इतना सर इसका ये उत्तर होगा। तो वो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। क्वेश्चन, सौ पीसेस बनाने हो, 100 पीसेस बनाने हो तो न्यूनतम कितने
कटाव की जरूरत होगी। मैंने क्वेश्चन को पीछे से कर दिया है, मैंने क्वेश्चन को पीछे से कर दिया है, थोड़ा उधर चला गया। 100 पीसेस बनाने हो तो न्यूनतम कितने कट्स की जरूरत होगी? 100 पीसेस बनाने हो तो कितने कट्स की ज़रूरत होगी? तो एक तो सिंपल दिख रहा है कि यदि सर एक डायरेक्शन में काटना हो तो 100 पीसेस बनाने के लिए 99 सिंपल, एक ही डायरेक्शन में 99 बार कट करेंगे तो सर 100 आ जाएगा, लेकिन वो तो मैक्सिमम हो गया ना, मैक्सिमम कटिंग हो गई। आपसे क्या पूछा गया है? न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 यानी 150 पीसेस बनाने हो तो न्यूनतम कितने कट्स की, आप समझ रहे हैं कि मैं कट्स सिर्फ क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हम लोग क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ रहे हैं। कट्स की जरूरत होगी। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। फिलहाल मैंने जो जितना पढ़ाया मुझे लग रहा है कि आप कुछ सीखे होंगे, और आप इन 2 पे ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। नहीं मिलता है तो फिर मैं पार्ट 2 में इसके आगे आपको लेकर चलूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो आप मिस ना करें, हो सकता है आप कुछ ज़्यादा कुछ सीख लें, और ये मेरा प्रयास रहेगा कि आप भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत करूँ, और कुछ हम लोग क्रिएटिव चीज़ सीखें और सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।